हेलो फ्रेंड्स। करियर यूपीएससी प्लेटफॉर्म पर 3 जून 2025 के द हिंदू न्यूज़पेपर के करंट अफेयर के डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज का पहला आर्टिकल है स्ट्रेंथनिंग द यूएस इंडिया सबसी केबल एजेंडा। यह आर्टिकल बात करता है इंडिया और यूएसए के कोलैबोरेशन को लेकर रिगार्डिंग सबसी केबल्स। अब ये सब सी केबल्स क्या होते हैं? जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सब सी मतलब सी के अंदर जो नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए, जो इंटरनेट के लिए जो केबल्स हैं, उनको बोलते हैं सब सी केबल्स। ये सब सी केबल्स जो हैं ग्लोबल डेटा का लगभग 95% ट्रैफिक कैरी करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए? तो एक तो डिजिटल स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन इंडिया और यूएस की बन रही है इसके थ्रू। दूसरी बात क्या है कि बायलैटरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस आर डीपनिंग, ठीक है, एक्सटेंडिंग बियॉन्ड ट्रेड टू इंक्लूड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंडिया और यूएसए के बीच में एक ट्रस्ट पैक्ट हुआ था, ट्रस्ट फ्रेमवर्क के अंदर। ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी फॉर रेजिलियंट ओपन एंड यूनिफाइड सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट। इट बिल्ड्स ऑन आईसीईटी इनिशिएटिव। आईसीईटी मीन्स इंफॉर्मेशन इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो इस इनिशिएटिव के अंदर इंडिया और यूएस का बायलैटरल इंगेजमेंट बढ़ रहा है। तो इस इनिशिएटिव के अंदर सब सी केबल भी आती है। सब सी केबल का इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो सब सी केबल्स हैं, दे आर फिजिकल बैकबोन ऑफ ग्लोबल इंटरनेट, ठीक है, इनेबलिंग क्लाउड सर्विसेज एंड क्रॉस बॉर्डर डिजिटल इंटरेक्शंस। चाइना भी डिजिटल सिल्क रोड बना रहा है थ्रू दीज सब सी केबल्स विद वेरियस नेबरिंग कंट्रीज। तो चाइना इज इन्वेस्टिंग हेविली इन इंडो पैसिफिक सबसी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसको काउंटर करने के लिए भी यूएस और इंडिया का कोऑपरेशन जरूरी है। सबसी केबल्स मैटर क्यों करती हैं? एक तो एआई, अब देखिए इंडिया के लिए क्यों मैटर करती हैं, क्योंकि इंडिया जो है लगभग 11,098 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। ये अभी भी रिवाइज हुई है, आपको पता हो, पहले 7,500 किलोमीटर के आसपास थी, अब 11,098 किलोमीटर हो गई है। इंडिया इज सेंट्रल इंडो पैसिफिक लोकेशन। और इंडिया में डिजिटल डिमांड बहुत ज़्यादा है, नेटवर्क की डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी लगभग 1 बिलियन पीपल के पास में स्मार्टफोन है और जो इंटरनेट का यूज करते हैं। तो इंडिया इज ए ह्यूज मार्केट फॉर इंटरनेट, ओके, फॉर डेटा कनेक्टिविटी। लेकिन इंडिया के पास क्या है कि अभी इंडिया सिर्फ मुंबई पर ही डिपेंडेंट है। सारा जो नोड है सब्सिडी जो सब सी केबल्स का, वो मुंबई पे आके ही रुकता है, मुंबई से स्टार्ट होता है, मुंबई पे आके रुकता है। अब एक जगह अगर कोई चीज़ कंसंट्रेटेड हो जाएगी तो उसकी वनरेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि कोई डिजास्टर आ जाए मान लो, या कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए, या चाइना जैसा कंट्री कोई सबमरीन के थ्रू टॉर्पीडो की लॉन्च करके वहाँ अटैक कर देता है, केबल्स को डैमेज कर देता है, तो इंडिया का जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो पूरी की पूरी धराशायी हो जाएगी। तो इंडिया कैन बिकम ए रीजनल ट्रांजिट हब फॉर network and data connectivity. So India is close to maritime choke points like स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अब देखिए इंडिया मैरीटाइम चौक पॉइंट्स के नज़दीक है, जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाब एल मंडेब, ठीक है, इनके आप लोकेशंस देख लीजिएगा मैप पर। तो इंडिया इन चौक पॉइंट्स के नज़दीक है, तो इंडिया चाहे तो अपने यहाँ पर जो सब सी केबल्स का नोड बना के यहाँ से बाकी कंट्रीज़ के लिए केबल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा सकता है। तो इंडिया एक रीजनल ट्रांजिट हब बन सकता है फॉर डेटा। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडियाज स्ट्रेटेजिक आर्क मस्ट लीव पाकिस्तान बिहाइंड, ठीक है। इस आर्टिकल में बेसिकली बात की जा रही है कि अब पाकिस्तान को इतना इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया को, चाइना को अपना एक इक्वल कॉम्पिटिटर कंसिडर करना चाहिए। डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं इस आर्टिकल को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3। देखिए ये आर्टिकल कहता है कि इंडिया मस्ट मूव बियॉन्ड इंडिया पाकिस्तान बाइनरी, ठीक है, इंडिया को इंडिया पाकिस्तान बाइनरी से आगे बढ़ना चाहिए और अपने स्ट्रेटेजिक आइडेंटिटी को रिफ्रेम करना चाहिए एज ए लीडिंग स्टेबलाइजर, ठीक है, लीडिंग स्टेबलाइजर इन द इंडो पैसिफिक, नॉट एज पाकिस्तान राइवल। हमको इंडो पैसिफिक में एक लीडिंग स्टेबलाइजर के तौर पर खुद को प्रमोट करना चाहिए, न कि एज ए पाकिस्तान के राइवल के तौर पर, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग बस ये देखें कि इंडो पैसिफिक में इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस है। इंडिया की इंपॉर्टेंस है एज ए लीडिंग स्टेबलाइजर। इंडिया शुड नॉट बी आइडेंटिफाइड एज ए पाकिस्तान राइवल। सो द टाइम हैज़ कम टू ट्रीट चाइना एज द पीयर कॉम्पिटिटर एंड पाकिस्तान एज ए टेक्टिकल इरिटेंट। हमको चाइना को पीयर कॉम्पिटिटर अब मानने की ज़रूरत है कि चाइना हमारी इक्वल कॉम्पिटिटर है, लेकिन हमें पाकिस्तान को सिर्फ ये मान के चलना है कि एक टेक्टिकल इरिटेंट है जो हमें टाइम टाइम पर परेशान करता है, बट पाकिस्तान इज़ नॉट ए जियो पॉलिटिकली इक्वल कंट्री टू अस, ठीक है। अब इसका देखिए इंपॉर्टेंस क्या है कि हमें अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो जियो पॉलिटिकल हमारे रिलेशंस हैं, वो इस तरीके से हमें मैनेज करने, हमें सारी एनर्जी जो है अपनी लार्जर कंट्रीज के साथ इंगेज करने में बितानी चाहिए। पाकिस्तान को एक तरीके से ऐसे रखना चाहिए कि जैसे आपके बैकयार्ड में, घर के बैकयार्ड में मान लीजिए कोई जानवर वगैरह हैं, तो उनसे आपको घर में उनकी एंट्री को बैन करने के लिए क्या करना है, आपको एक फेंस लगाना है। तो पाकिस्तान को हमें बस यही ट्रीटमेंट देना है कि हमें एक फेंस लगा के रखना है पाकिस्तान के साथ में, इस तरीके के रिलेशंस रखने हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ में और पाकिस्तान के साथ, कि पाकिस्तान इंडिया के साथ, इंडिया के ऊपर ज़्यादा कुछ अटैक ना कर पाए, ज़्यादा कुछ इंडिया को डैमेज ना कर पाए। लेकिन हमें किसको एज अपना पीयर कॉम्पिटिटर मानना चाहिए? चाइना को। तो ये आर्टिकल कहता है कि इंडिया शुड रिकैलिब्रेट इंडिया चाइना पाकिस्तान ट्राइंगल। वी शुड कंसिडर इंडिया एंड प्रमोट इंडिया एज ए स्टेबलाइजर इन दिस रीजन एंड एस्पायरिंग ग्रेट पावर, ठीक है, जो कि हम अभी कर भी रहे हैं। फिर चाइना को हमें एक सिस्टमिक पीयर कंपटीटर कंसिडर करना चाहिए। चाइना को काउंटर करने के लिए हमें पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, जैसे कि हमें एक तो टेक्निकली एडवांस होना है, दूसरा हमें अपना जीडीपी बढ़ाना है, तीसरी बात हमें मैन्युफैक्चरिंग का शेयर अपनी इकोनॉमी में ज़्यादा करना है, ठीक है। फिर आगे जो
सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उन पर हमें फोकस करना है। पाकिस्तान को हमें सिर्फ एक टैक्टिकल इरिटेंट मान के चलना है, बस एक पेरिफेरल डिस्टेबलाइजर मान के चलना है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। सो इंडिया मस्ट कंटेन पाकिस्तान, नॉट इक्वेट विद इट। इंडिया को पाकिस्तान को कंटेन करना चाहिए, पाकिस्तान के साथ इक्वेट नहीं करना चाहिए कि हम पाकिस्तान के साथ अगल बगल बैठ के बात कर रहे हैं या पाकिस्तान को एज ए इक्वल फुटिंग पे हम ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या है कि हमें मिनिमल ट्रांजेक्शन्स पाकिस्तान के साथ बस कैरी आउट करने हैं, उसको ज़्यादा लेजिटिमेसी नहीं देनी है। अब चाइना पाकिस्तान एक्सिस के बारे में आर्टिकल बात करता है कि चाइना पाकिस्तान एक्सिस इज पोर्ट्रेड एज नियो कॉलोनियल, ठीक है, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज पोर्ट्रेड एज नियो कॉलोनियलिज्म, ठीक है। अभी क्या नियो कॉलोनियलिज्म कैसे कि चाइना ने पाकिस्तान को बहुत सारा लोन दिया है, इन्वेस्टमेंट किया है, अब वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान चाइना वापस नहीं कर पा रहा है, तो एक तरीके से चाइना पाकिस्तान के लैंड एसेट्स को ग्रैब करेगा, तो वो एक तरीके से नियो कॉलोनियलिज्म है। पहले कॉलोनियलिज्म क्या होता था इंपीरियलिज्म के अंडर, कि फॉरेन कंट्री इन्वेड करता था दूसरे कंट्री को, कल्चरली उसको इन्वेड करता था, ट्रेड से इन्वेड करता था, मिलिटरीली इन्वेड करता था। लेकिन अभी क्या है कि आप सिर्फ ट्रेड से इन्वेड कर रहे हो, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, दूसरे कंट्री को लोन दोगे, अब वो कंट्री लोन नहीं चुका पाएगा तो डेट ट्रैप में फंस जाएगा, फिर आप उसके लैंड एसेट्स और जो नेचुरल एसेट्स हैं उनको एक्वायर करोगे, जैसे श्रीलंका के साथ में चाइना ने किया, ठीक है, बनटोटा पोर्ट ले लिया। तो स्ट्रेटेजिक कंपोजर एंड मल्टी डोमेन प्रिपेयर्डनेस, इंडिया शुड डिस्प्ले स्ट्रेटेजिक कंपोजर एंड इंडिया मस्ट प्रिपेयर मल्टी डोमेनली। तो इंडिया को टू फ्रंट वॉर को अवॉइड करना चाहिए बाय फ्लेक्सिबल डेटरेंस। देखिए चाइना को तो हम डेटरेंस भी दे सकते हैं और पाकिस्तान को भी दे सकते हैं, दोनों के लिए डेटरेंस दिखाने का जो तरीका होगा वो अलग होगा। नैरेटिव वॉरफेयर एंड रीजनल लीडरशिप, इंडिया शुड फ्रेम इटसेल्फ एज ए बिल्डर ऑफ रीजनल इंस्टीट्यूशंस, जो कि हम कर भी रहे हैं। जैसे अफगानिस्तान में हम एक डैम भी बनाया हमने, और अभी भी हम वहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, और बांग्लादेश के साथ भी हमने कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, और जो मालदीव है वहाँ पे हमारे करंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स अभी अनाउंस किए हैं। रीपोजिशन इंडिया इन अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल्स, ठीक है, जैसे इंडिया फ्रांस UAE ये स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल है, इंडिया US जापान। तो इंडिया को जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, उनके साथ एक स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल्स बनाने चाहिए, मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स बनाने चाहिए। प्रैग्मेटिक एंगेजमेंट विद पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के साथ हमें बस फंक्शनल चैनल्स खोल के रखने हैं, जैसे हॉटलाइंस, बैक चैनल्स, डिप्लोमेटिक मिशंस, इस तरीके से, बस बहुत ज़्यादा उसको एंगेजमेंट नहीं देना है। फिर अगला आर्टिकल है प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड। हाउ इज़ प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड, अभी मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगाया हुआ है, लोग डिमांड कर रहे हैं कि मणिपुर में वापस जो सरकार बनाई जाए, प्रेसिडेंट रूल को हटाया जाए। तो ये आर्टिकल डिस्कस करता है कि प्रेसिडेंट रूल की हिस्ट्री क्या है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, किस तरीके से लगाया जाता है, किस तरीके से हटाया जाता है, एंड ऑल दैट। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो आर्टिकल 356 के अंडर प्रोविजन है और आर्टिकल 365 के अंडर प्रोविजन है। 356 में तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड हैं कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं चलाया जा सकता, तो उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा। आर्टिकल 365 ये कहता है कि अगर कंडीशन इस तरीके की है स्टेट में कि स्टेट की जो मशीनरी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंडर नहीं चल सकती है, यूनियन गवर्नमेंट के डायरेक्शन को फॉलो नहीं करती, तो प्रेसिडेंट को ये मानना उचित होगा कि प्रेसिडेंट रूल स्टेट में लगाया जाए, ठीक है। आर्टिकल 365 डायरेक्टली प्रेसिडेंट रूल को नहीं डायरेक्ट करता है, लेकिन आर्टिकल 365 एक बेसिस देता है टू इम्पोज आर्टिकल 356 अंडर आर्टिकल 365, ठीक है। प्रोसीजर क्या है कि गवर्नर की रिपोर्ट जाएगी प्रेसिडेंट को, ये बताएगी कि स्टेट गवर्नमेंट फेल्स टू फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स, स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट बी कैरिड आउट एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। फिर उस रिपोर्ट का प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट के बेसिस पर प्रोक्लेमेशन कर देंगे प्रेसिडेंट रूल का। फिर प्रेसिडेंट रूल का पार्लियामेंट्री अप्रूवल होना चाहिए विद इन 2 मंथ्स, ठीक है, बाई बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट अप्रूव कर देती है तो वो 6 महीने तक चलता है प्रेसिडेंट रूल स्टेट में, और उसको 6 महीने कर करके मैक्सिमम 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। अब असेंबली का क्या स्टेटस रहता है, असेंबली देखिए सस्पेंड करी भी जा सकती है, ठीक है, लेकिन डिसॉल्व नहीं की जाती, असेंबली को सस्पेंड कर दिया जाता है। अगर प्रेसिडेंट रूल हट जाए तो क्या होगा, प्रेसिडेंट रूल हटते ही जल्दी से जल्दी इलेक्शंस कराने चाहिए नई गवर्नमेंट फॉर्म करने के। अब देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, जो आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उन्होंने बोला था कि आर्टिकल 356, वो आर्टिकल 356 के फेवर में नहीं थे, उन्होंने बोला था कि आर्टिकल 356 हमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल आप डिबेट्स देखें पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने साफ साफ बोला है, उन्होंने ये भी बोला है कि ऑल दो आई एम फोर्स्ड टू इंसर्ट आर्टिकल 356 बट आई होप दिस आर्टिकल वुड रिमेन ए डेड लेटर, मीन्स इसका कभी यूज नहीं होगा। तो प्रीवियस इंस्टेंसेस क्या हैं, जैसे अब क्या जो प्रेसिडेंट रूल है क्या वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है, यस, प्रेसिडेंट रूल जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है। SR बोम्मई केस में ऐसा बोला गया कि कोर्ट्स कैन रिव्यू एंड स्ट्राइक डाउन रॉन्गफुल इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, ठीक है।
प्रेसिडेंट रूल कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पॉलिटिकल गेन और टू डिसमिस गवर्नमेंट्स अनफेयरली। फिर कोर्ट ने एक ब्रेकडाउन टेस्ट स्पेसिफाई किया कि प्रेसिडेंट रूल तभी लगाया जा सकता है जब ये साबित हो जाए कि देयर इज ए रियल कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, नॉट जस्ट ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। असेंबली को, इस जजमेंट के द्वारा कोर्ट ने असेंबली को प्रोटेक्ट किया कि अंटिल पार्लियामेंट अप्रूव्स द स्टेट असेंबली शुड बी सस्पेंडेड बट कैन नॉट बी डिजॉल्व इमीडिएटली। एसआर बम्बई केस के बाद में कुछ डेवलपमेंट्स और हुए, जैसे कोर्ट ने प्रोएक्टिवली स्ट्रक डाउन किया इनवैलिड प्रेसिडेंट रूल इन बिहार इन 2005, उत्तराखंड इन 2016, अरुणाचल प्रदेश इन 2016। फिर और कुछ केस हुए, जैसे 2006 में रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें भी जुडिशियल रिव्यू को बोला गया कि जुडिशियल रिव्यू प्रेसिडेंट रूल का होना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट इन दिस जजमेंट एम्फेसाइज द नीड फॉर मटेरियल टू जस्टिफाई प्रेसिडेंट्स रूल। इसमें बोला गया कि प्रेसिडेंट रूल को जस्टिफाई करने के लिए सूटेबल मटेरियल होना चाहिए, मतलब जो गवर्नर की जो रिपोर्ट है वो होना चाहिए, उसको लिखित में देना होगा गवर्नर को कि प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे लगाया जाए। बस ये नहीं है कि गवर्नर ने बस ये बोल दिया कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए, उसके सॉलिड ग्राउंड्स भी बताने होंगे। अभी देखिए रिसेंटली मणिपुर में 2025 में ही अभी फरवरी में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, ठीक है, ड्यू टू डिटीरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, असेंबली केप्ट अंडर सस्पेंशन, ठीक है। अब डेलीगेशन ऑफ एमएलएज इन 2025 मई 2025 डिमांडेड गवर्नमेंट फॉर्मेशन इंडिकेटिंग पोटेंशियल फॉर रिवाइवल ऑफ असेंबली गवर्नेंस। अभी रिसेंटली फरवरी 2025 में मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है। फिर अगला आर्टिकल है लैंडस्लाइड से रिलेटेड। देखिए लैंडस्लाइड से रिलेटेड कई आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। एक तो फ्रंट पेज पे ये है कि सिक्किम में 3 सोल्जर्स मरे हैं और 6 मिसिंग हैं लैंडस्लाइड की वजह से। फिर अगला आर्टिकल है मॉनसून वोज, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स नीड ए लॉन्ग टर्म प्लान टू डील विद फ्लड्स। तो सबसे पहले तो देखिए जान लेते हैं कि लैंडस्लाइड होता क्या है। लैंडस्लाइड जैसा कि नाम से ये लैंड और स्लाइड, ठीक है। लैंडस्लाइड इज ए डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रॉक, जैसे ये कोई मान लीजिए पहाड़ी है इस तरीके की, तो यहाँ से ये डाउनवर्ड मूवमेंट जो होगा स्लोप से, रॉक का, सॉइल का, डेब्री का, डेब्री मतलब जो लूज सॉइल होती है इसको डेब्री बोलते हैं, कि रॉक, सॉइल और डेब्री ऑन ए स्लोप ड्यू टू ग्रेविटी। मेजर कॉज जो होता है इसमें, मेजर फोर्स जो एक्ट होता है वो होता है ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी प्लस अगर सॉइल का सेचुरेशन ज़्यादा हो जाए, मतलब उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाए, तो ग्रेविटी फोर्स के अंदर सॉइल अपने स्लोप से मूव करने लगती है, तब लैंडस्लाइड होता है। टाइप्स क्या होते हैं, सबसे पहला तो देखिए स्लाइड होता है। स्लाइड किस तरीके से होता है कि मूवमेंट अलोंग ए रप्चर सरफेस इंक्लूडिंग रोटेशनल एंड ट्रांजिशनल स्लाइड्स। स्लाइड देखिए इस तरीके से है, जैसे ये सरफेस है, ये यहाँ से रप्चर हो गया, यहाँ पर सेचुरेशन ज़्यादा है, ये सरफेस, ठीक है। यहाँ पर वाटर लेवल होगी और यहाँ से सेचुरेशन वाटर का ज़्यादा होगा, तो जो ऊपर की ये जो सॉइल है, ये एरिया, ये यहाँ से ऐसे स्लाइड कर जाएगा, ये यहाँ से इस तरीके से स्लाइड कर जाएगा, ठीक है। फिर अगला है फ्लो। फ्लो क्या होता है, सॉइल और रॉक मिक्सड विद वाटर, वाटर की सेचुरेशन इतनी हो जाए कि वो फ्लो करने लगे, लाइक फ्लूइड, ठीक है, स्लरी जैसी होती है, ठीक है। तो जैसे फ्लो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो सॉइल है वाटर के साथ इतनी मिक्स हो गई, इतनी सेचुरेट हो गई है कि दैट इट इज़ एक्टिंग लाइक ए स्लरी, तो ये यहाँ से इस तरीके से मूव होती है अलॉन्ग दी स्लोप, ठीक है। तो यहाँ कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दूसरा इस फोर्स, अब ये फोर्स, अब यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गया क्योंकि यहाँ पर सॉइल जो है वो सेचुरेट हो गई है, कंसोलिडेटेड नहीं रही है, तो इस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर ये सॉइल यहाँ से डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देती है। फिर है स्प्रेड्स, लेटरल एक्सटेंशन होता है इसमें, एंड क्रैकिंग ऑफ मास ड्यू टू लिक्विफैक्शन, ठीक है। देखिए स्प्रेड्स इस तरीके से होते हैं, जैसे पानी ज़्यादा हो जाए तो इस तरीके से ये छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लग जाती है सॉइल जो है, ठीक है। पहले ये स्लाइड हुई, फिर यहाँ फिर ये स्लाइड हुई, फिर ये स्लाइड हुई, तो छोटे छोटे पोर्शंस में टूट के बिखरती है। फिर है टॉपल्स। टॉपल्स इस तरीके से काम करता है कि जब जो स्टोन्स होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं तो वो एक के ऊपर एक गिरने लग जाते हैं। यहाँ पर अगर स्लोप पर स्टोन है, पहाड़ है, स्टोनी पहाड़ है, तो इस तरीके से गिरने लग जाता है। फिर आता है फॉल्स, डिटैचमेंट फ्रॉम ए स्टीप स्लोप और क्लिफ, डिसेंडिंग बाई फ्री फॉल, बाउंसिंग और रोलिंग। ये फॉल कि ये स्टीप स्लोप बहुत हाई है, इस तरीके से स्लाइड नहीं कर सकता, स्लोप बहुत हाई है, तो यहाँ से जो भी सॉलिड रॉक मास होगा, जो भी डिटैच होगा, वो डायरेक्टली यहाँ गिरेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फॉल। लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज कौन से हैं हमारे कंट्रीज़ में, एक तो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एंड सिक्किम, फिर है जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट, फिर है ये वेस्टर्न घाट, ये लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ हैं। कॉजेज़ क्या है देखिए, अभी हमने डिस्कस किया ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो मटेरियल है लाइक रॉक, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है ओवर द टाइम, क्योंकि देखिए इस स्लोप पर यहाँ पर ये मटेरियल है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे खींच रहा है, तो ये आसपास के जो मटेरियल होगा उससे टूटने की कोशिश करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स करेगा कि ये मटेरियल यहाँ से टूट के इधर निकल जाए, ठीक है। तो पहला प्राइम फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर नेचुरल फैक्टर्स इसको एग्जेसरबेट कर देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे रेनफॉल ज़्यादा हो जाए तो वाटर का सेचुरेशन ज़्यादा हो जाएगा, अब उससे क्या होगा कि जो सॉइल है उसकी जो
आपस में जुड़े रहने की जो क्षमता है, जो कोहेसिविटी है, वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो कोहेसन कम हो जाता है। फिर अर्थक्वेक की वजह से लूज सॉइल और जो रॉक्स हैं वो लूज हो जाती हैं, तो वो गिरने लगती हैं। हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर जैसे सीपेज है। सीपेज क्या होती है कि ये मान लीजिए सॉइल बेड है, अब इसके अंडर, ये अंडरग्राउंड, ठीक है, इसके अंडर लेयर्स में पानी बहने लगता है, तो इसको बोलते हैं सीपेज, ठीक है। उसकी वजह से सॉइल का स्ट्रक्चर जो है वो लूज हो जाता है और निकलने लगता है। फिर एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर, मतलब जो ह्यूमन मेड फैक्टर्स हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन। अगर डिफॉरेस्टेशन आप स्लोप का कर दोगे, जहाँ पर जैसे पेड़ लगे थे इनको काट दोगे, तो पेड़ की जड़ें क्या करती हैं, सॉइल को बांध के रखती हैं। तो पेड़ काट दोगे तो सॉइल का स्ट्रक्चर लूज हो जाएगा, तो ये यहाँ पर लैंडस्लाइड के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और जैसे एक्टिविटीज़ माइनिंग, रोड कंस्ट्रक्शन, अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है। जियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से भी होता है। जियोलॉजिकल फैक्टर जैसे मटेरियल किस तरीके का है, कंपोजिशन क्या है, उसका जो कोहेसिव फोर्सेज हैं वो किस तरीके से वहाँ पे काम करते हैं, लाइक दैट। अब बात करते हैं कि हिमालय में जो लैंडस्लाइड होते हैं वो वेस्टर्न घाट में लैंडस्लाइड से किस तरीके से डिफरेंट हैं। देखिए 4-5 क्राइटेरिया पर ये डिवाइड किया गया है, आप देख लीजिएगा। इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, अगर आप इनको पढ़ेंगे तो बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। फिर लैंडस्लाइड का इम्पैक्ट क्या होता है। इम्पैक्ट देखिए मल्टी डायमेंशनल आपको स्टडी करना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल सोच के ही लिखना चाहिए एग्जाम में। सबसे पहला तो ह्यूमन कैजुअलिटीज़ होती हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, जैसे रोड, होम्स, पावर लाइन ये अफेक्ट हो जाती हैं। फिर फ्लडिंग आ जाती है। अब लैंडस्लाइड की वजह से जो डैम्स होते हैं वो चोक हो सकते हैं। दूसरी बात, फिर जो जैसे मान लीजिए रिवर है और यहाँ पर कोई पहाड़ है, अब इस पहाड़ से बहुत सारा डिब्री टूट के नीचे आ गया लैंडस्लाइड से, तो रिवर का जो पाथ है ये ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पर वाटर इकट्ठा होता जाएगा। अब ये वाटर इकट्ठा होगा तो रिवर बेड से ऊपर यहाँ पर इस तरीके से फ्लड होने लगेगा, ठीक है। तो फ्लडिंग हो जाती है। फिर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जैसे सॉइल इरोजन होता है तो और जानवरों का हैबिटेट लॉस होता है। गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है इसके रिगार्डिंग, नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बनाई गई थी 2019 में। इट कवर्स मैपिंग, मॉनिटरिंग ऑफ लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज एंड अर्ली वार्निंग एंड अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल। फिर है लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्कीम। इसमें क्या है कि मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियल एड दी जा रही है। फिर है फ्लड रिस्क मिटिगेशन स्कीम, इसमें वही फाइनेंशियल एड दी जाती है, अर्ली वार्निंग दी जाती है फॉर फ्लड्स। एनडीएमए की गाइडलाइंस हैं लैंडस्लाइड को टैकल करने के लिए, लैंडस्लाइड को मैनेज करने के लिए। और स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स कई तरीके के लिए जा रहे हैं बाई एनडीएमए। अब इनको प्रिवेंट कैसे किया जाएगा, प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन मेजर्स। स्ट्रक्चरल मेजर्स आप क्या कर सकते हो, देखिए रिटेनिंग वॉल्स लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है और यहाँ से रोड जा रहा है, ठीक है, ये पहाड़ का स्लोप है, तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर वॉल्स क्रिएट कर सकते हो। ये होती है रिटेनिंग वॉल्स। यहाँ से जो सॉइल थोड़ी बहुत बह के आएगी भी तो यहाँ तक रुक जाएगी, तो डायरेक्टली यहाँ पर नहीं आएगी। रॉक बोल्ट्स बना सकते हो। अब जैसे मान लीजिए ये पहाड़ का स्लोप है, यहाँ पर स्टील की रॉड्स इंसर्ट करके इनको एक स्टील की प्लेट्स लगा के इनको आप टाइट कर सकते हो, कस सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये सॉइल की जो इंटीग्रिटी है इसको बढ़ा देगा। फिर है प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम आप इशू कर मतलब बना सकते हो कि पानी की जो सीपेज होगा वो निकल जाएगी। यूज ऑफ जियो टेक्सटाइल मटेरियल का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स जैसे एफोरेस्टेशन, जूनिंग रेगुलेशन के जहाँ पर लैंडस्लाइड ज़्यादा होता है वहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अलाउ ना करो ज़्यादा। फिर है कि आप अर्ली वार्निंग इशू कर सकते हो, कम्युनिटी अवेयरनेस फैला सकते हो कि लैंडस्लाइड से किस तरीके से बचा जाए, लैंडस्लाइड अगर होता है तो उस केस में किस तरीके से हैंडल करना है। फिर अब बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लैंडस्लाइड इतने कॉमन क्यों हैं। सबसे पहला तो जियोलॉजिकल फैक्टर है, यंग हिमालयाज हैं। देखिए हिमालयस काफ़ी यंग हैं तो साल दर साल वो अपनी हाइट बढ़ा रहे हैं। अनस्टेबल हैं यंग होने की वजह से, और रॉक्स टाइम टाइम पर फ्रैक्चर होती रहती हैं स्टीप स्लोप्स की वजह से, ठीक है। तो द टेरेन इज नेचुरली लैंडस्लाइड प्रोन। फिर है हाई रेनफॉल, नॉर्थ ईस्ट में बहुत हाई रेनफॉल होता है, हैवी मानसून रेंज होती हैं। अब वर्ल्ड का जो वेटेस्ट रीजन है वो मौसिनराम एंड चेरापूंजी, ये नॉर्थ ईस्ट में ही है, मेघालय में, ठीक है। इसकी वजह से क्या है कि सैचुरेट हो जाती है सॉइल, जब सॉइल सैचुरेट हो जाती है तो सॉइल फ्लो करती है लैंडस्लाइड के रूप में। फिर सीज्मिक एक्टिविटी वहाँ पर ज़्यादा है। अब क्योंकि हिमालय यंग हैं तो हिमालय अपनी हाइट बढ़ा रहे हैं, समय के साथ हाइट बढ़ रही है, तो सीज्मिक एक्टिविटी भी वहाँ पर ज़्यादा होती है। जब अर्थक्वेक आता है तो सॉइल और रॉक की इंटीग्रिटी कम हो जाती है, तो सॉइल और रॉक टूटते हैं तो लैंडस्लाइड होता है। फिर डिफॉरेस्टेशन देखिए बहुत ज़्यादा हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन, झूम कल्टीवेशन, नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइबल पीपल हैं वो झूम कल्टीवेशन करते हैं। झूम कल्टीवेशन क्या होती है कि एक एरिया के वेजिटेशन को वो जला देते हैं, काट देते हैं, फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, फिर वहाँ से छोड़ के वो चले जाते हैं दूसरी जगह पर 2-3 साल के या 5 साल के बाद, ठीक है। अब ये एरिया को, अब जो वेजिटेशन था, जो पेड़ पौधे थे यहाँ पर, अब वो उनको उगने में लगेगा टाइम, अब वो वापस यहाँ पर पेड़ पौधे उगा के भी नहीं जाते। तो इसकी वजह से क्या है कि डिफॉरेस्टेशन होता है झूम कल्टीवेशन की वजह से।
और नॉर्मल हम जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ ज़्यादा डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के रूप में जो बढ़ रही हैं, उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या है कि सॉइल इरोजन भी होता है और सॉइल एंड रॉक का जो कोहेसिवनेस है वो कम हो जाती है। अनप्लान्ड डेवलपमेंट, अब देखिए रोड्स और बिल्डिंग्स बनते हैं तो उसके लिए जो स्टीप स्लोप्स हैं इस तरीके से, तो इनकी अंडर कटिंग बहुत होती है। अब देखिए ये पहाड़ है मान लीजिए, अब यहाँ पर अगर कोई रोड बनाना है तो आप यहाँ से काटोगे ना इसको नीचे से, तो जब यहाँ से काटोगे तो ये जो एरिया है, जो इसको बोलते हैं कि टो, इसको बोलते हैं टो टेक्निकल लैंग्वेज में, तो इसको काटोगे तो इसकी स्ट्रेंथ इंटेग्रिटी यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो लैंडस्लाइड के चांसेस यहाँ ज़्यादा रहेंगे, तो इसको बोलते हैं हम अंडर कटिंग। तो डेवलपमेंट्स और रोड की वजह से, रोड बनाने के लिए हमें अंडर कटिंग करनी पड़ती है, इसकी वजह से स्टीप स्लोप्स पर लैंडस्लाइड ज़्यादा होती है। फिर पुअर ड्रेनेज फैसिलिटीज़, ठीक है, ड्रेनेज नहीं होता है तो सीपेज होती है, सॉइल सैचुरेट हो जाती है और लैंडस्लाइड की संभावना होती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।